नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी के YouTube चैनल पर और आपके साथ मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। विशेष कार्यक्रम तह तक की इस खास कड़ी में आज बेबाक बात करते हैं 26-27 साल पुराने बिहार की राजधानी पटना में हुए शिल्पी जैन और गौतम सिंह डबल मर्डर का जिक्र। मेरे साथ इस वक्त बने हुए श्रोता पूछेंगे कि आखिर 3 दशक पुराने डबल मर्डर का जिक्र अब इतने अरसे बाद क्यों? इसलिए क्योंकि इसी डबल मर्डर के गड़े मुर्दे उखाड़ कर ही तो बिहार में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की ललक में व्याकुल जनसुराज पार्टी वाले प्रशांत किशोर ने सूबे की सल्तनत के मौजूदा डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार की नींद उड़ा दी है। तो आइए आम जन की आम भाषा में तह तक की इस कड़ी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इन दिनों बिहार की राजनीति में तूफान ला खड़े करने वाले 3 दशक पुराने शिल्पी जैन और गौतम सिंह दोहरे हत्याकांड का चेहरा आखिर 30 साल पहले कैसा था और आज क्यों उसका इस्तेमाल बिहार के राजनीतिक अखाड़े के महारथी अपनी अपनी जीत और दूसरे के लिए गड्ढा खोदने में कर रहे हैं। पहले जान लेते हैं कि आखिर शिल्पी जैन और गौतम सिंह थे कौन, जिनके मरने के बाद भी उनकी उस दर्दनाक मौत को आज 26 साल बाद भी बिहार की राजनीति के धुरंधर कैश कराने पर आमादा हैं, या फिर कहूं कि गड़े मुर्दे उखाड़कर लाशों के ऊपर बैठकर राजनीति करने में जरा भी शर्म नहीं खा रहे हैं। शिल्पी जैन पटना के नामी कपड़ा व्यापारी उज्जवल कुमार जैन की होनहार बेटी थी। अपनी संदिग्ध मौत से 1 साल पहले यानी सन 1998 में शिल्पी जैन ने मिस पटना का सेहरा अपने सिर बंधवाया था। वो पटना वीमेंस कॉलेज की होनहार छात्रा रही थी। कॉलेज पास आउट होने के बाद शिल्पी जैन ने कंप्यूटर कोचिंग ज्वाइन कर लिया था ताकि जब तक नौकरी का कहीं कोई स्थायी जुगाड़ ना बने तो खाली समय का सदुपयोग करके कम से कम कंप्यूटर ज्ञान को ही हासिल कर लिया जाए। शिल्पी जैन के साथ ही संदिग्ध हालातों में कार के भीतर मरे पाए गए गौतम सिंह पटना में ही अकेले रहते थे। उनके पिता डॉक्टर बीएन सिंह लंदन में प्रैक्टिस करते थे। गौतम सिंह को बिहार की राजनीति में तब नेता बनने की सनक ललक सवार थी। उच्च शिक्षित थे, क्योंकि उन्हें बिहार की राजनीति में सिक्का जमाने की ललक थी, सो वो डॉक्टर पिता के साथ लंदन नहीं गए और पटना में ही अकेले रहते थे। गौतम सिंह राष्ट्रीय जनता दल के युवा संगठन से भी जुड़े हुए थे। बिहार में तब मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी और सूबे में सरकार थी जनता दल की। गौतम सिंह को उम्मीद थी कि तब के बिहार के दबंग एमएलसी और राबड़ी देवी के भाई लालू यादव के साले तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, भारती और मीसा यादव के मामा साधु यादव गौतम सिंह को नेता बनवा देंगे। तब तक लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में अपनी एक टांग जेल में और दूसरी टांग कोर्ट कचहरी में फंसवा चुके थे। शिल्पी जैन और गौतम सिंह की दोस्ती पूरे पटना में चर्चा का विषय तब भी थी और उनकी संदिग्ध मौत के 26 साल बाद भी उनकी नेकनामी बदनामी का चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों का मुद्दा बना रहता है। भले ही यह डबल मर्डर या संदिग्ध मौत 27 साल बाद देश की कोई जांच एजेंसी सुलझा ना सकी हो, मगर बिहार के नेता जब तब मौका मिलने पर शिल्पी जैन गौतम सिंह संदिग्ध मौत को भुनाने से बाज नहीं आते हैं। शिल्पी जैन गौतम सिंह की लाशें बंद गैराज के भीतर जब मिली तो न केवल बिहार में अपितु पूरे भारतवर्ष में कोहराम मच गया था। राजनीतिक गलियारों में उन 2 लाशों की बरामदगी से कोहराम मचने की वजह थी शिल्पी और गौतम की लाशों का साधु यादव की गैराज के भीतर खड़ी कार से बरामद होना। मौके पर पुलिस पहुंची तो बाहर से उस गैराज का दरवाजा बंद था। सवाल यह पैदा हुआ कि जब लाशें अंदर कार में थीं, तब फिर उस स्थिति में गैराज का गेट बाहर से किसने और क्यों बंद किया होगा। लाशों की बरामदगी की यह बात है 3 जुलाई सन 1999 को रात करीब 9 बजे। जगह थी पटना के गांधी मैदान के पास मौजूद विधायकों के कई क्वार्टर्स में से एक की गैराज। जिस क्वार्टर की गैराज से लाशें मिली वो साधु यादव के फ्लैट की गैराज थी, जबकि मौके पर साधु यादव पुलिस को नहीं मिले। पटना पुलिस के मुताबिक गौतम सिंह के बदन पर सिर्फ पैंट मौजूद मिली। शिल्पी के शरीर पर केवल टी शर्ट थी, वो टी शर्ट भी गौतम सिंह की ही होना पता चली थी।
ऐसे में सवाल यह पैदा हुआ कि अगर गौतम सिंह और शिल्पी ने कार के अंदर सुसाइड किया होगा, तब फिर शिल्पी सिंह के खुद के बदन पर मौजूद कपड़े कहां और कैसे किसने गायब कर दिए? उसके बदन पर गौतम सिंह की टी शर्ट क्यों और किसने पहनाई होगी? गजब तब हो गया जब शिल्पी और गौतम की लाशों को पुलिस मौके से हटाने की तैयारियों में जुटी थी। उसी वक्त घटना स्थल पर लालू यादव का साला और राबड़ी देवी का भाई, तब का संदिग्ध साधु, अपने समर्थकों की भीड़ के साथ घटना स्थल पर जा धमका। दोनों लाशें मिलने की भनक तब तक पुलिस ने जब किसी को लगने ही नहीं दी थी, तो फिर ऐसे में सवाल पैदा होना लाजमी था कि आखिर साधु यादव कैसे अपने समर्थकों के साथ घटना स्थल पर जा पहुंचा। उसे किसने लाशें उसके गैराज से बरामद होने की मुखबिरी की थी? क्या पटना पुलिस ने? इसके बाद से पटना पुलिस ने शिल्पी जैन और गौतम सिंह लोमहर्षक हत्याकांड में जिस तरह से कानून के साथ खेलने का नंगा नाच शुरू किया, वो बाद में तब बिना रीढ़ की सीबीआई की जांच तक जारी रहा। जिस कार में लाशें मिली, पटना पुलिस ने सबसे पहले उस कार से फिंगरप्रिंट लेने के बजाय उसे अपने ही एक पुलिसिया ड्राइवर के हाथों गांधी मैदान थाने भिजवा दिया, जिससे कार के अंदर बाहर मौजूद फिंगरप्रिंट गायब हो या बदल गए। रात के वक्त ही शिल्पी और गौतम सिंह की लाशों का पोस्टमार्टम करवा डाला गया। इतनी जल्दबाजी में पटना पुलिस ने गौतम सिंह और शिल्पी की लाशों का दाह संस्कार करवा डाला कि लंदन से पटना पहुंचे गौतम के पिता को बेटे की लाश तक देखने नहीं दी गई। आखिर क्यों? पटना पुलिस किस तरह से अपने चाबुक से कानून को खुल्लम खुल्ला नंगा होकर हाँक और नचा रही थी, इसका नमूना तब सामने आया जब पुलिस ने फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही मामले को संदिग्ध दोहरा हत्याकांड बताने के बजाय आत्महत्या करार दे डाला। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए तब, यानी उस जमाने में मौजूद बेहद हड़बड़ाए हुए से दिखाई दे रहे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पटना नगर यानी एसपी सिटी पटना मनविंदर सिंह भाटिया ने राग अलापा था कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड में दम घुटने से तब हुई जब वे दोनों यौन संबंध बना रहे थे। उन एसपी सिटी पर तब बिहार के विपक्षी राजनीतिक दलों ने साफ साफ आरोप लगाया था कि वो साधु यादव को बेदाग बचाने के लिए सरकार की चाकरी करने पर आमादा थे। हालांकि तब विपक्ष की उस चीख पुकार का कोई असर पटना पुलिस पर ना होना था, ना ही हुआ, क्योंकि जो साधु यादव संदिग्ध थे उनकी बहन ही राबड़ी देवी तो सूबे की मुख्यमंत्री थी। जब सैया भय कोतवाल फिर डर काहेका, और इस तरह साधु यादव तब उस सनसनीखेज डबल मर्डर में बिहार सहित देश भर में कोहराम मचने के बाद भी साफ बच गए या बचा लिए गए। ये जांच एजेंसियां यानी पटना पुलिस और सीबीआई जाने। हाँ, इतना जरूर है कि साधु यादव को संदेह के आधार पर जब जब सीबीआई ने डीएनए जांच के लिए उनके नमूने मांगे, तब तब किसी न किसी बहाने से सैंपल देने से साधु यादव उस हद तक कन्नी काटते रहे कि आज 26 साल बाद भी बिहार और देश की कोई जांच एजेंसी साधु यादव के सैंपल डीएनए जांच के लिए ले पाने की कुव्वत नहीं कर सकी या नहीं दिखा सकी है। अब आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड की तफ्तीश पटना पुलिस और सीबीआई सबूतों की कमी का रोना रोकर मिट्टी में मिलाती रही। नतीजा ये रहा कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह की उस संदिग्ध मौत का सच आज भी कोर्ट कचहरी थाने चौकी और सीबीआई की धूल फांकती फाइलों में बंद पड़ा सिसक रहा है। हाँ, तत्कालीन एसपी सिटी पटना मनविंदर सिंह भाटिया दोनों की मौत की जो वजह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से दम घुटने के चलते होना बता रहे थे, उनकी उस अंधी गूंगी बहरी पुलिस या दलील की धज्जियां पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की 25 जुलाई 1995 को आई रिपोर्ट ने हवा में उड़ा दी, जिसमें मौत का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जगह दोनों के शरीर में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यानी सल्फास की मौजूदगी बताई गई। मतलब पटना पुलिस के तत्कालीन एसपी सिटी मनविंदर सिंह भाटिया के बेसिर पैर के तर्क को फॉरेंसिक साइंस ने सारे बाजार कानून की नजर में नंगा कर दिया था। आज 26 साल बाद जिस 26 साल पुराने शिल्पी जैन हत्याकांड का मरा हुआ सांप बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के गले में फेंक कर जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर
जो मौज ले रहे हैं। दरअसल उस कांड के दौरान मुकदमे में एक राकेश कुमार का भी नाम आया था। अब प्रशांत किशोर का दावा है कि आज के इन्हीं सम्राट चौधरी का नाम शिल्पी जैन हत्याकांड के वक्त राकेश कुमार था। अब इस सवाल का जवाब तो सम्राट चौधरी को ही देना है कि आज के सम्राट चौधरी क्या वही राकेश कुमार हैं जिनका नाम शिल्पी जैन गौतम सिंह हत्याकांड में खूब उछला था। तब के राकेश कुमार गौतम सिंह के उन 5 दोस्तों में से एक थे। सीबीआई ने जिनका ब्लड सैंपल मनीष, पंकज, एसपी सिंह व अशोक यादव के साथ लेकर जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा था, लेकिन डीएनए मैच नहीं हो सका। उसी दौरान सीबीआई ने कई बार साधु यादव का भी ब्लड सैंपल मांगा था, मगर उसने आज तक सैंपल नहीं दिया। इस तर्क का सहारा लेकर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 की ब्रैकेट 3 यानी उपधारा 3 अपराधीकरण के खिलाफ अधिकार की गारंटी देता है, यानी आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए कोई भी भारतीय जांच एजेंसी कानूनन मजबूर नहीं कर सकती है। और ऐसे साधु यादव सैंपल देने से खुद को साफ बचा ले जाने में आज तक कामयाब होते रहे। इस मामले में अगर सीबीआई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती तो संभव था कि कोर्ट साधु यादव का ब्लड सैंपल लेने का आदेश विषम परिस्थितियों के मद्देनजर अगर इस मामले में सीबीआई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती तो संभव था कि कोर्ट साधु यादव का ब्लड सैंपल लेने का आदेश भी दे सकती थी, मगर सीबीआई ने कभी ऐसा नहीं किया। इस दोहरे संदिग्ध मौत कांड की तफ्तीश में जांच एजेंसियों को शिल्पी के अंडरगारमेंट से 2 सेमिनल स्ट्रेन मिले थे। पहला तो गौतम का निकला, दूसरा किसका था ये आज तक कभी नहीं खुल सका। और मामले की कथित रूप से ही सही मगर लीपापोती में जुटी रही देश की सबसे काबिल समझी जाने वाली जांच एजेंसी सीबीआई ने भी सन 2004 में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके अपनी जान शिल्पी जैन और गौतम सिंह संदिग्ध मौत कांड से छुड़ा ली। लेकिन काबिल सीबीआई की बेदम क्लोजर रिपोर्ट शिल्पी जैन और गौतम सिंह जैसे हाई प्रोफाइल संदिग्ध दोहरी मौत के मामले में कई सवाल कानून की फाइलों में दफन कर गई। मसलन कोई लड़की या लड़का नंगे होकर आत्महत्या क्यों करेंगे? गैराज के भीतर खड़ी जिस कार में शिल्पी और गौतम की लाश मिली उसका गैराज का दरवाजा मरने से पहले किसी तीसरे शख्स ने बाहर से बंद नहीं किया, तब फिर कैसे संभव है कि शिल्पी और गौतम बाहर से गैराज का खुद ही दरवाजा बंद करके अंदर कार में बंद होकर खुद ही जहर खाकर मर भी खुद ही गए? तीसरा, वो शख्स आज तक गायब क्यों है जिसने पुलिस को बताया कि साधु यादव की गैराज में कार में 2 लाशें पड़ी हुई हैं? चौथा, कार को क्रेन से टो यानी खिंचवा कर थाने ले जाने के बजाय गांधीनगर थाना पुलिस पटना का सिपाही खुद क्यों चलाकर ले गया, जिससे फिंगरप्रिंट साफ हो चुके थे? पांचवा, लंदन से गौतम के पिता के पटना पहुंचने से पहले ही रात में ही पोस्टमार्टम कराकर शवों का दाह संस्कार करने की पटना पुलिस को क्यों और क्या जल्दी थी? छठा, साधु यादव ने जब ब्लड सैंपल देने से मना किया तब सीबीआई ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में क्यों अपनी तौहीन समझी? अगर शिल्पी जैन गौतम सिंह संदिग्ध मौत कांड में हाई प्रोफाइल हस्तियां शामिल नहीं थी, तब फिर शिल्पी जैन के भाई ने जब पटना हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के खिलाफ जैसे ही रिट डाली, क्यों 5 जनवरी सन 2005 को उनका अपहरण कर लिया गया और फिर उन्हें 5 दिन बाद ही क्यों कैसे छोड़ भी दिया गया? क्यों किसकी दहशत से उसने उस रिट को आगे हाई कोर्ट में फॉलो नहीं किया? शिल्पी जैन और गौतम सिंह की संदिग्ध मौत की तह तक में पहुंचने की कोशिश की जाए तो पता चलता है कि घटना वाले दिन शिल्पी रोज की तरह रिक्शे से पटना में ही स्थित कंप्यूटर कोचिंग सेंटर जा रही थी। रास्ते में राकेश नाम का गौतम सिंह का एक वो दोस्त मिला जिससे काफी पहले भी शिल्पी जैन मिलती रही थी, यानी शिल्पी उस राकेश को पहचानती थी। वो राकेश अपनी कार में बैठाकर यह कहकर शिल्पी को साथ ले गया कि वो उसे कोचिंग सेंटर पर छोड़ देगा, क्योंकि गौतम सिंह के साथ शिल्पी पहले राकेश से मिल चुकी थी, उसे जानती थी, इसलिए वो विश्वास करके उसकी कार में बैठकर चली गई। उस दोस्त ने कार जब शिल्पी जैन के कंप्यूटर सेंटर की ओर ले जाने के बजाय फुलवारी शरीफ स्थित एक गेस्ट हाउस पर ले जाकर खड़ी की तो शिल्पी ने उसका विरोध किया, मगर वो अकेली और तब तक बेबस हो चुकी थी।
उसे बहाना बनाकर बताया गया था कि उसका दोस्त गौतम सिंह भी उसी गेस्ट हाउस में थोड़ी देर में आने वाला है। उस जमाने में यह गेस्ट हाउस सुनसान इलाके में था। वहां अमूमन तब बिगड़े हुए लोग ही ज्यादा आया जाया करते थे। उस गेस्ट हाउस के अंदर शिल्पी जैन के साथ क्या हुआ, आज तक किसी को किसी ने ठोस तरीके से तो नहीं बताया। हाँ, जब गौतम सिंह को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड शिल्पी जैन के साथ गेस्ट हाउस में उसके पहुंचने से पहले ही बहुत बुरा हो चुका है, तो वो आपा खो बैठा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिल्पी के साथ उसके दोस्त गौतम के सामने भी काफी कुछ भयानक हुआ था, मगर गिद्धों से घिरे वे दोनों बेबस, अकेले और लाचार थे वहां। कुल जमा बेशक गौतम सिंह और शिल्पी जैन आज दुनिया में जिंदा ना हो, मगर उनकी संदिग्ध मौत पटना पुलिस और सीबीआई की खतरनाक खामोशी के पीछे आज 26 साल बाद भी चीखते चिल्लाते सवाल तो जिंदा हैं ही। शायद इसीलिए अब जनसुराज पार्टी वाले प्रशांत किशोर ने भी सोचा हो कि चलो चुनाव की बहती गंगा में अगर गड़े मुर्दे उखाड़कर राजनीति के सिंहासन तक पहुंचने की मैली मंशा में कुछ बड़ा कर डाला जाए तो इसमें बुराई ही क्या है। जब शिल्पी और गौतम के कातिलों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका तो फिर मेरा यानी प्रशांत किशोर का कोई क्या बिगाड़ लेगा। इसी के साथ तह तक की आज की इस खास कड़ी में मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। तह तक की ऐसी ही किसी और धमाकेदार कड़ी या कहानी के साथ मेरे लौटकर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते स्टेटमेंट हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाइए, ताकि आपको हमारे हर कार्यक्रम की खबर का नोटिफिकेशन घर बैठे आपको अपने मोबाइल फोन पर मिलता रहे।